नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। और ये प्रश्न कौन से हैं? ये प्रश्न पिछले 5 सीटेट पेपर में आए हुए हैं। तो मुख्य रूप से पांचों सीटेट पेपर का निचोड़ आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम मुख्य रूप से सिर्फ लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में ही बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी हम साथ के साथ समझ जाएंगे, जैसे नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा, हीन्स दुविधा, नैतिक विकास के 3 स्तर, नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में हम सीख जाएंगे इन प्रश्नों को हल करते करते। इतना ही नहीं, ये जो लेक्चर है इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सीटेट दिसंबर 2024 में, जो कि अभी सबसे रीसेंट वाला एग्ज़ाम है सीटेट का, उसमें आया था। और प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, और इसका हल पहले तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपके अनुसार इसका क्या जवाब है, फिर मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। देखिए, अगर आपको पता हो कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने मुख्य रूप से 3 जो लेवल्स हैं वो दिए थे, 3 स्तर बताए थे। पहला स्तर जो होता है वो होता है इंग्लिश में उसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व पारंपरिक। सेकंड जो है वो है पारंपरिक, और जो थर्ड है वो है उत्तर पारंपरिक। ये 3 मुख्य रूप से उन्होंने स्तर बताए थे। पहले वाले स्तर में यानी कि पूर्व पारंपरिक में क्या होता है कि बच्चा ये नहीं जानता कि नैतिक व्यवहार क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है। तो जो उसको समाज बताता है, जो उसके माता पिता बताते हैं, उसी को वो सही मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो ये उम्मीद कर ही नहीं सकते ना बच्चे से कि बच्चा इस प्रकार से व्यवहार करे कि भाई लोग क्या सोचते हैं उसको ध्यान में रख के व्यवहार करें। ऐसा तो हम नहीं समझ सकते, बच्चे से उम्मीद ही नहीं कर सकते। दूसरा जो अवस्था होता है वो होता है पारंपरिक, जिसमें कि बच्चा ये सोच करके, मतलब उसको अब पता चल जाता है कि भाई क्या सही व्यवहार है, क्या नैतिक व्यवहार सही है, क्योंकि सोसाइटी और उसके जो पेरेंट्स हैं उसको समझा देते हैं कि भाई आपको कैसे व्यवहार करना है, कैसे नहीं करना है। तो यहाँ पे बच्चे को ज्ञान होता है सही नैतिक व्यवहार का, और ऐसे में बच्चा यहाँ पर सोचता है इस बारे में कि भाई मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ उससे लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चा अक्सर सामाजिक जो अपेक्षाएं होती हैं या जो परिवार की अपेक्षाएं होती हैं उनके अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करता है। और उत्तर पारंपरिक में तो बच्चा थोड़ा आगे निकल जाता है, जिसमें कि वो लोग क्या सोचेंगे इतना वो नहीं ध्यान में रखता, मतलब सामाजिक नियमों के अनुसार ही व्यवहार करता है। लेकिन उसको जब ये लगता है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अपना निजी मत भी इस्तेमाल करना है, मतलब अपना निजी अ, अ, विचार भी रखना है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाता है। तो इस सवाल में क्योंकि कह रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये वाली मानसिकता बच्चे में पारंपरिक स्तर में होती है, यानी कि कन्वेंशनल लेवल में होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीटेट दिसंबर 2024 में ही आया हुआ था, यानी कि मुख्य रूप से 2 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं जो सीटेट दिसंबर 2024 का। ये दूसरा प्रश्न अभी हम करने जा रहे हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, क्या तर्क दिया, ध्यान से सुनिए। बच्चे के नैतिक विकास में लिंग भेद होते हैं। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चे नैतिक विकास में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। बच्चे के नैतिक विकास तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी लिंग भेद यानी कि जेंडर डिफरेंसेस की बात नहीं की गई है। और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे, जो उनकी सबसे बड़ी आलोचना होती है वो यही होती है कि भाई जो कोहलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने सारे के सारे पुरुष लिए थे। तो जब सारे पुरुष लिए तो वहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस के बारे में कैसे पता कर सकते थे? लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो अपनी थ्योरी में जेंडर डिफरेंसेस के बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। अगला है कि बच्चे में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। नहीं, निरंतर रूप से तो हम नहीं कह सकते, चरणों में होता है। मतलब पहला एक चरण पार करेगा तभी दूसरे में जाएगा, फिर दूसरा पार करेगा फिर तीसरे में जाएगा। लगातार तो हो गया कि भाई चलता जा रहा है उम्र के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब तक वो पहला पार नहीं करेगा दूसरा नहीं जाएगा। ये लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी में है। अगला है नैतिक विकास में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना रही है कोहलबर्ग की थ्योरी की कि भाई वो सांस्कृतिक होता है, जो कल्चरल फैक्टर जो होता है
उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया, उसको ध्यान में नहीं रखा। तो ये एक उनकी आलोचना है और इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, मतलब एक क्रम में होता है। पहला चरण पार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न जो कि सीटेट जुलाई 2024 का आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रश्न है, वेन प्रेजेंटेड विद, सॉरी मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर, हेंज दुविधा उम्मीद है आपको पता होगी, नहीं पता तो अभी बता देता हूँ। अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हेंज दुविधा के बारे में बताना चाहूँगा। हेंज दुविधा यानी कि आपको ध्यान हो कोहलबर्ग क्या करते थे कि जब वो बच्चों की मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क का विश्लेषण करते थे तो नैतिक तर्क का विश्लेषण करने से पहले बच्चों को दुविधा में डालते थे। उस दुविधा के आधार पे जो बच्चे नैतिक तर्कना करते थे फिर वो तय करते थे कि बच्चा किस प्रकार की नैतिक अवस्था में है। तो वो दुविधा में डालने के लिए क्या करते थे, बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियां बच्चों को सुनाते थे, जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध रही है वो है हेंज। हेंज यूरोप में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है और यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी पत्नी मर सकती है। अब हेंज को एक खास प्रकार की दवाई चाहिए जिससे कि उसकी पत्नी का इलाज हो सकता है, लेकिन वो दवाई सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ पर वो मिलती है। ठीक है, उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलती। अब क्या है कि वो शॉपकीपर, मतलब जो दुकानदार है, वो उस दवाई को बहुत ही ऊंची कीमत पे बेचता है। मतलब अगर वो दवाई 1,000 रुपए की है तो वो उसको 4,000 में बेचता है, इस प्रकार से, मतलब 4 गुना कीमत पे। ठीक है, तो हिंज जो है बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो बहुत गरीब होता है तो इतने पैसे जुटा नहीं पाता, बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन दुकानदार नहीं मांगता। इसके बावजूद वो कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों से मांग के किसी तरीके से 2,000 रुपये तक वो जोड़ लेता है और दुकानदार को कहता है कि आप 2,000 रुपये अभी ले लो, 2,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन ये दवाई जो है मेरी पत्नी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उसके जीवन को भी खतरा है। लेकिन दुकानदार जो होता है वो कहता है नहीं, आप मुझे पहले पूरे पैसे ला के दो तभी आपको ये दवाई मिलेगी। अब यहाँ पे हिंज जो है इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपनी पत्नी को कैसे बचाए। तो एक दिन वो क्या करता है कि रात के समय उस दुकान में चोरी कर लेता है और चोरी करके उस दवाई को चुरा लेता है और अपनी पत्नी को बचा लेता है। अब यहाँ पर जो ये कहानी है बच्चों को जब सुनाई जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि जो हेंज ने फैसला लिया वो कितना सही था, और उसके आधार पे जो है बच्चे जवाब देते हैं। तो उन्हीं में से एक बच्ची यहाँ पे एक अरुणिमा है, मतलब उन्हीं में से तो नहीं, मतलब उदाहरण के रूप में लिया है कि अरुणिमा उस हिंज दुविधा के आधार पर ये कहती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। मतलब कि इस प्रकार की अगर परिस्थिति आती है तो ऐसे में कानून कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि चोरी करना तो भाई अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं, ये फिर भी उसने ठीक किया। इसका मतलब क्या है कि वो नैतिक जो समाज ने नियम कानून बनाए हैं उसको भी सही मान रही है, लेकिन वो ये देख रही है कि वो व्यक्ति क्योंकि चोरी नहीं करेगा तो काम नहीं चलने वाला, तो ऐसे में वो जो व्यक्ति है उसने चोरी किया उसको भी सही दर्शाया। तो अगर आपने पढ़ा हो तो जो नैतिक विकास की जो सबसे अ, आखिरी, मतलब तीसरा जो स्तर होता है उसमें जो पांचवा चरण है, मतलब फिफ्थ स्टेज है, उसमें जो बच्चे होते हैं जो कि नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता इस पर आधारित है, वो इस वाली अवस्था में है। ठीक है, अगर हम बात करें दंड की और उन्मुखीकरण या आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून, तो ये तो भाई सबसे पहला वाला लेवल और स्टेज दोनों ही है। यांत्रिक उद्देश्य और विनिमय ये सेकंड वाला है, मतलब लेवल फर्स्ट और सेकंड स्टेज होता है इसमें। सामाजिक सरोकार और विवेक, तो इसमें जो है मुख्य रूप से ये बच्चा दूसरे स्तर में आ जाता है और जो चरण होता है वो चौथा होता है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो मुख्य रूप से यहाँ पे देखिए लेवल की अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में तो 3 थे और स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो 6 थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है एजर्सन एंड रीजनिंग से, और ये जो है ये सीटेट जुलाई 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न क्या है। इसमें कहते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से
इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। मतलब बच्चे शुरू में किस अवस्था में थे? बच्चे इस अवस्था में थे कि वो परिणाम के आधार पे अच्छा या बुरा समझ रहे थे। मतलब जो व्यवहार उन्होंने किया वो अच्छा या बुरा परिणाम के आधार पे कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर किसी बच्चे ने किसी की पेंसिल चुरा ली और अगले ही पल उसको चोट लग गई, तो बच्चा ये समझेगा कि भाई पेंसिल चोरी करना तो बुरी बात है। किसने सजा दी है? भगवान ने हमें सजा दी है। तो सजा और दंड, मतलब जो हमने पढ़ा था ना कि पुरस्कार और दंड एक अवस्था होती है, उसी में बच्चा है। लेकिन अब बच्चा वहां से होते होते कहाँ पहुंच गया? नियम और कानून नम्य है। नम्य मीन्स फ्लेक्सिबल है और बदले जा सकते हैं, जो कि तीसरा स्तर हो जाता है, तीसरा थर्ड लेवल। और स्टेज नंबर 5 वहां पे पहुंच गया बच्चा। तो ऐसा तो होता है बिल्कुल, स्टेज बाय स्टेज बच्चा जाता है। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो ये अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो अगर सही विकल्प चुनना हो तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीटेट जनवरी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? मतलब बच्चा कोई किसी की भलाई इसलिए करता है क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति भी मेरे लिए कुछ करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा आत्म केंद्रित होता है। और जो अगर आपको ध्यान हो तो कोहलबर्ग ने कहा था कि बच्चा जन मुख्य रूप से पहले स्तर के दूसरे चरण में, पहला स्तर मतलब लेवल फर्स्ट और स्टेज सेकंड, फर्स्ट लेवल स्टेज सेकंड, जो कि जिसको हम मुख्य रूप से कहते हैं एक्सचेंज वाली अवस्था। मतलब जहाँ पे बच्चा किसी व्यवहार को या अच्छा या बुरा इसलिए करता है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये सीटेट अगस्त 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो हमने शुरू में भी इस बात को डिस्कस किया था कि प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर में तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि नैतिक व्यवहार क्या है क्या नहीं है। जो समाज माता पिता बताते हैं वही होता है। तो अगर हम कहें कि सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में सोचना, तो बच्चा नहीं सोच सकता। पारंपरिक स्तर में बच्चे को पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सीख चुका है और यहाँ पर ये उसके अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करता है। जबकि उत्तर संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को मतलब समाज के अनुसार तो व्यवहार करता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में उसको लगता है कि नहीं सामाजिक नियम कानून सही नहीं है, तो उनको उनके विपरीत भी चला जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि भाई लोगों की समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, तो ये मुख्य रूप से पारंपरिक स्तर में ही होता है, कन्वेंशनल लेवल में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीटेट अगस्त 2023 में ये भी प्रश्न आया था, ध्यान से पढ़िए। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। अब यहाँ पे आलोचनाओं पर आधारित प्रश्न है और कैरल गिलिगन एक बहुत बड़ी क्रिटिक रही है इनकी। और इन्होंने किस आधार पे आलोचना की है? वही 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब देना है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। मतलब कि रिसर्च मेथड को लेकर के यहाँ पे सवाल उठाया गया। तो अगर आप देखें तो कैरल गिलिगन ने जो आलोचना की थी वो ये की थी कि जो कोहलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें जो उन्होंने सैंपल्स लिए हैं, जो बच्चे चुने हैं, वो सारे के सारे मेल हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं। मतलब लड़कियों को उन्होंने शामिल नहीं किया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये नारीवादी दृष्टिकोण दिखाता है। और यहाँ पर कैरल गिलिगन ने कहा था कि भाई इससे जो परिणाम आया है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो थोड़ा सा केयरिंग नेचर की होती हैं, उनमें सहानुभूति ज़्यादा होती है। तो ऐसे में नैतिक व्यवहार, सही नैतिक व्यवहार जो होता है वो भी प्रभावित होता है। तो महिलाओं को के दृष्टिकोण से भी उन्होंने चीज़ें नहीं की। तो यहाँ पर वो नारीवादी दृष्टिकोण की मुख्य रूप से बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट, जो हमने 5 साल का सीटेट देखा अभी, तो उसमें सीटेट दिसंबर 2022 में एक ही प्रश्न आया था। और प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आते हैं हिंदी में।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता? अब यहाँ पे फिर से अपेक्षा की बात आ गई। तो एक्सपेक्टेशन की बात किस में होती है? परंपरागत, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। उम्मीद है ये सभी प्रश्न पढ़ने के बाद बहुत सारे कंसेप्ट भी आप समझ गए होंगे। साथ के साथ आपने ये भी देख लिया कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। हर साल सीटेट के पेपर में इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आप सभी बच्चे इस टॉपिक को जरूर कवर करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।